ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के हमने रेजिस्टर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन में अटैच करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सीरीज़ कम्बिनेशन? सीरीज़ कम्बिनेशन होता है अ सर्किट which has only one path, which has only one path for flow of current। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ हो, सर्किट विच हैज़ ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के पास गुजरने का एक ही रास्ता होता है। हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पढ़ते वक्त जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप उसमें देखिएगा एक ही रास्ता है और हमने उसमें यूज़ करने हैं टोटल 3 रजिस्टर्स। तो कुछ यूँ है कि ये रजिस्टर नंबर 1, उसके बाद रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3। तो पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे का होगा। यहाँ पर हम बीच में लगा देंगे, सबसे पहले यहाँ पर पहला रजिस्टर लगेगा, फिर यहाँ दरमियान में गैप में दूसरा रजिस्टर, फिर इस गैप में थर्ड रजिस्टर, एंड यहाँ से फिर हम इस टर्मिनल को एक्सटेंड करके नीचे हम दोनों साइड से जॉइन कर देंगे बैटरी के साथ और स्विच बीच में लगा देंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे एक स्विच और यहाँ पर हम लगा देते हैं जी एक बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव, ये करंट के फ्लो का पाथ होगा। ये जो बीच में हमने ऊपर स्पेसेस छोड़ दिए थे यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अपने रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स। ये पहला रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 2, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट रजिस्टर नंबर 3। नेक्स्ट इस रजिस्टर का नाम R1, मतलब इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो R1, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस R2, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस R3। बैटरी का पोटेंशियल V, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ा बनाया बिकॉज पॉजिटिव इज़ हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज़ एट लो पोटेंशियल। दिस इज़ द स्विच और द की, इसको ऐसे से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज करंट I, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन I कुछ इस डायरेक्शन में है। अब चूंकि करंट के पास गुजरने का एक ही रास्ता है तो करंट तीनों रजिस्टर्स में से पास करता हुआ दूसरे एंड तक पहुंचेगा। तो इस दौरान करंट की अमाउंट थ्रू आउट सेम रहेगी। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर R1 विल बी इक्वल टू द रजिस्टर R2 एंड द रजिस्टर 3 के तीनों रजिस्टर्स में से गुजरते वक्त करंट की अमाउंट सेम होगी। बिकॉज व्हाट इज द करंट? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जितने चार्जेस R1 से गुजरेंगे उतने ही R2 से, उतने ही R3 से। सो करंट विल रिमेन द सेम जब ये स्विच ऑन होगा। नेक्स्ट व्हाट विल बी द पोटेंशियल? तो करंट तीनों के लिए सेम है, इन तीनों के लिए करंट की वैल्यू सेम एंड दैट इज I। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? पोटेंशियल तीनों के लिए सेम नहीं होगा बिकॉज बैटरी से निकलने वाले चार्जेस का सबसे पहले पोटेंशियल लॉस होगा रजिस्टर R1 पे, फिर कुछ पोटेंशियल लॉस होगा R2 पे, फिर पोटेंशियल R3 पे। तो तीनों को चूंकि एक जैसा पोटेंशियल नहीं मिलेगा तो हम ये कह देते हैं कि टोटल पोटेंशियल जो था वो V था, वो 3 हिस्सों में, 3 टुकड़ों में बटकर कम हुआ, V1, V2 और थर्ड रजिस्टर पे जो ड्रॉप हुआ वो है V3। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होकर कम हुई पोटेंशियल। पहले हिस्से पर, पहली रजिस्टर पर जो ड्रॉप हुआ वो V1, दूसरे हिस्से पर जो ड्रॉप हुआ वो V2, तीसरे हिस्से पर V3। ये 3 हिस्सों में अलग अलग क्यों? क्योंकि हर रजिस्टर की वैल्यू एक जैसी नहीं है। तीनों रजिस्टर डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं तो वैल्यू भी उसकी डिफरेंट होगी। अब अगर इस चीज़ को हम अप्लाई करें अपने फॉर्मूले में तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल के हमने हिस्से किए 3, तो टोटल पोटेंशियल था V अपने 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस
V3, जो टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा वो तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। अगर इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करें तो हम इसी चीज़ को यूज़ करके यूँ लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR। अगर मैं ये पुट करूँ तो V इज़ इक्वल टू V1 IR1 प्लस V2 IR2 और थर्ड के लिए अगर मैं पुट करूं तो IR3। नेक्स्ट I इन सब में से कॉमन, अगर इन सब में से I को कॉमन निकाल लें तो V इज़ इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस तीनों में से कॉमन, I को लेफ़्ट साइड पर हम डिवाइड कर दें तो हम ये लिख सकते हैं V ओवर I इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम कुछ इस सारी डायग्राम से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सीरीज सर्किट की डिफ़ाइन करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने इस सर्किट से डिफ़ाइन की, हमने ये कहा कि इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सेम। रजिस्टर R1 के अगर करंट को मैं I1 I2 या I3 कह भी दूँ तो तब हम ये लिख सकते हैं I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। ये पहला हमने रिज़ल्ट इन्फर किया सीरीज़ कम्बिनेशन से। दूसरा रिज़ल्ट हम जो इन्फर करते हैं वो ये करते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप करता है तीन हिस्सों में। तो जो टोटल वो ड्रॉप करता है वो V1 V2 और V3 इन तीन हिस्सों में ड्रॉप करता है। और नेक्स्ट चीज़ रेजिस्टेंस की बात, तो V ओवर I रेजिस्टेंस की इक्वल होता है, बिकॉज आपने पढ़ा था एज V इज इक्वल्स टू IR, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट R इज इक्वल्स टू V ओवर I। अगर R V ओवर I की इक्वल है तो यहाँ पर पुट हो जाएगा V ओवर I इज इक्वल टू R इक्वलेंस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होगा जी हमारा फाइनल रिजल्ट कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस बीइंग एडेड। कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस का सम तमाम तर रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर हमने डिफ़ाइन करना है। वो इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एडअप होती है। सपोज ये रेजिस्टर की वैल्यू है रेजिस्टेंस की 2 ओहम, इसकी लेट से 4 ओहम, यहाँ पर इस रेजिस्टर की वैल्यू 6 ओहम। टोटल जो रेजिस्टेंस होगी इस पूरे सर्किट की तो वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू RE विल बी इक्वल टू R1 that is 2 ohms plus R2 that is equal to 4 ohm plus 6 ohm। तो इन सब को ऐड करें तो इस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस होती है इट इज़ इक्वल टू 12 ओहम। रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू हर इंडिविजुअल से ज़्यादा है, मतलब हर इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस थी 2, दूसरी थी 4, तीसरी थी 6, फाइनल कितनी है 12। सबको ऐड कर भी लें तो फिर 12 आंसर आता है और ये 12 जो आंसर है ये इंडिविजुअल से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज़ कम्बिनेशन का एक और रिज़ल्ट निकाल लिया हमने कि फाइनल रेजिस्टेंस इक्वलेंस रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन R1, R2, R3 की इक्वलेंस रेजिस्टेंस इन तीनों से बड़ी होती है। लेकिन जब आप पैरेलल कम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल कम्बिनेशन को सॉल्व करते वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों के लिए एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस R3 के लिए पैरेलल कम्बिनेशन के लिए कि नेक्स्ट आ गया पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर डेफिनेशन सबसे पहले, एक पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर करंट के पास गुजरने के लिए मोर देन वन पाथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी पैरेलल कम्बिनेशन, PAR, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अ सर्किट इन विच current has
more than one path to flow. A circuit in which there are more than one path for the flow of current, आप यूँ भी इसको लिख सकते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट के पास गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हों। तो इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसकी डायग्राम बनाते वक्त ध्यान से, अक्सर बच्चे इसकी डायग्राम में गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे कि हमने तीनों रजिस्टर्स को अटैच किस तरह से करना है। तो ये हमारा बेसिक आ गया इन अ सेंस एक स्ट्रक्चर कि आपने तीन अलग अलग पाथ प्रोवाइड कर रखे हैं। इन तीनों पाथ्स के अंदर हमने अटैच करनी एक एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम तीनों पाथ्स के अंदर, तीनों रास्तों के अंदर एक एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। नेक्स्ट चीज़, डायग्राम बच्चों फिर वही बात, जितनी अच्छी डायग्राम मार्क्स आपके उतने ज़्यादा। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने तीन ये पाथ बना लिए। इन तीनों पाथ्स के अंदर थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दें, यहाँ पर हम अपने रजिस्टर्स लगा देंगे। नेक्स्ट इन को एक ही पाथ की मदद से कनेक्ट कर दें बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। तो यहाँ पर हम इनको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। तो नेक्स्ट चीज़ ये हो गया जॉइन। यहाँ पर बीच में ड्रॉ कर देंगे हम बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। दो बैटरीज भी लगी हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और कोई बात नहीं है। बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है V, सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा I व्हेन द स्विच इज़ ऑन। तीन रजिस्टर, पहला रजिस्टर R1, फर्स्ट रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R1, दूसरे रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R2। R1 और R2 सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तीसरा कोई इन जैसा है। तो R3 हमने इंड्यूस कर दी, बीच में लगा दी सर्किट में। स्विच को ऑन करने पर करंट फ्लो करेगा। करंट की अमाउंट जो फ्लो कर रही है वो I है। इस पॉइंट तक करंट सेम होगा। उसके बाद करंट के पास तीन रास्ते हैं। यहाँ पर करंट I1, इस तरफ जो करंट गया वो I2, इस तरफ जो करंट गया वो होगा I3। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा, I1, I2 और I3 सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि करंट के पास गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते, करंट के पास जब गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते होंगे तो करंट हमेशा आसान से आसान रास्ते को प्रेफर करता है। मतलब ज़्यादा करंट उस पाथ में से फ़्लो करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और मिनिमम करंट वहाँ पर पास करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं ये कह दूँ R3 सबसे बड़ी है तो सबसे कम करंट R3 की तरफ फ़्लो करेगा। अगर R1 सबसे छोटा है तो R1 की तरफ करंट सबसे ज़्यादा फ़्लो करेगा। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग टू फ्रॉम अ रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की अमाउंट पे। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ करंट कम होगी, बिकॉज I इज़ इक्वल्स टू V ओवर R, ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट। सो करंट टोटल कितना था I, तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ, यहाँ से होता हुआ आगे फिर ये कंबाइन होके करंट I ही यहाँ तक पहुँचेगा। तो करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो हम यूँ लिख सकते हैं टोटल करंट I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल तीनों के अंदर सेम होगा क्योंकि तीनों रजिस्टर डायरेक्टली इसी बैटरी के साथ अटैच हैं। तो जब डायरेक्टली अटैच हैं तो इन तक पहुंचने वाला हर चार्ज एक जितना पोटेंशियल रखेगा, क्योंकि उन्होंने एक जितना वर्क किया इस पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम। अगर हम इनके पोटेंशियल को V3, V2 और V1 से लिख भी दें तो अल्टीमेटली हमें ये इक्वेशन रीराइट करनी पड़ेगी। V इज़ इक्वल टू V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। तो पहला रिजल्ट जो हमने इन्फर किया पैरेलल कॉम्बिनेशन से वो ये कि करंट अमाउंट ऑफ द करंट डज नॉट रिमेन्स द सेम। दूसरा हमने जो रिजल्ट इन्फर किया, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम। अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें तो हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर सकते हैं
I is equal to V over R, I is equal to I1 V over R1 प्लस I2 की जगह हम पुट कर देंगे V over R2। मैं V1 V2 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि V1 V2 V3 तीनों V के इक्वल हैं, तो उनको हम डायरेक्टली V के इक्वल ही लिखेंगे, V over R3। नेक्स्ट चीज़, राइट साइड से V कॉमन है। अगर राइट साइड से हम V कॉमन ले लें तो I इज़ इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। नेक्स्ट चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है दोनों की। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करके लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं I ओवर V इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। I ओवर V 1 ओवर RE जी। अब I ओवर V RE के इक्वल होगा। कैसे होगा, इस फॉर्मूले को देखें। V को हम इधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं I ओवर V इज़ इक्वल टू 1 ओवर R। ठीक होगा, हमने V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ओवर RE इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये होगी जी इसकी फाइनल फॉर्म इस सर्किट के लिए। अब इससे हम ये रिज़ल्ट इन्फर करते हैं RE इज़ स्मॉलर देन R1, R2 एंड R3। RE विल बी स्मॉलर देन R1 और R2 और R3। ये तीनों में से, मैं ऐड की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल R1 RE से बड़ा होगा। मतलब ये अकेली एक रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस से बड़ी होगी। इक्वलेंस रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी। कैसे कम होगी, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये R1 है 2 ओहम्स, R2 हमारे पास है 4 ओहम्स, R3 हमारे पास लेट से है जी 6 ओहम्स। अगर मैं RE कैलकुलेट करूं तो RE कुछ यूँ कैलकुलेट होगा 1 ओवर RE विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6। 2 4 6 तीनों की वैल्यूज़ वहाँ पर रिप्लेस कर दें। व्हाट अबाउट द एलसीएम, एलसीएम शुड बी 12 2 6 प्लस 4 3 प्लस 6 2। 1 ओवर RE इज इक्वल्स टू 6 3 9 to 11 11 ओवर 12। RE विल बी इक्वल टू 12 ओवर 11। रेजिस्टेंस का मिनिमम जो आंसर है R1 का वो 2 है, R2 4 है, R3 6 है। RE को कैलकुलेट कर लें। अगर हम RE को कैलकुलेट कर भी लें तो ये आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेटर पे देखें तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ होगा 12 डिवाइडेड बाय 11 इट कम्स आउट एज 1.09 और राउंड ऑफ करके मैं इसको 1.1 लिख रहा हूँ। 1.09 और उसको मैं राउंड ऑफ करके 1.1 लिख रहा हूँ। एंड अगर आप 1.1 को देखें तो RE इज़ स्मॉलर देन R1 है, RE R2 से भी छोटा है, RE R3 से भी छोटा है। R1 था 2, R2 था 4, R3 था 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा इक्वलेंस रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से कम होती है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमने जो इसमें टॉपिक पढ़ना है वो है जी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को फिर से अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने क्या किया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है, करंट के पास गुजरने का एक रास्ता हो, देन इट इज़ कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बेसिक प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि एक ही पाथ है। दूसरी चीज़, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज़ नॉट द सेम फॉर ईच अप्लायंस। हर अप्लायंस के लिए पोटेंशियल सेम नहीं होता। मतलब हमारे घरों में
अगर तमाम तर अप्लाइंसेस एक ही वायर में कनेक्ट कर दी जाएं सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर, तो सबको पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम एक बल्ब की बात करें तो एक बल्ब तकरीबन 220 वोल्ट्स पे नॉर्मली हम उसको ऑन करते हैं। तो अगर उस बल्ब के को हम 10 से 12 बल्ब्स एक ही लाइन में लगा दें, एक ही लाइव वायर में अटैच कर दें, सो व्हाट विल हैपन, तो होगा यूँ कि पहले की ब्राइटनेस ज़्यादा, दूसरे की उससे कम, तीसरे की उससे कम एंड सो ऑन, वो ब्राइटनेस कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों को पोटेंशियल एक जैसा नहीं मिलेगा। सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाती है, जबकि अप्लायंस को वर्किंग के लिए 220 वोल्ट्स का एक कंटिन्यूस और एक कांस्टेंट पोटेंशियल चाहिए होता है। लेकिन चूंकि पहली अप्लायंस को 220 मिल जाएगा, वो उसमें से कुछ हिस्सा यूटिलाइज कर लिया, तो नेक्स्ट वाली अप्लायंस को उतना नहीं मिलेगा एंड सो ऑन, और यूं ही ये आगे चलेगा। तो फिर घरों में, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कम्बिनेशंस किस तरह से लगे होते हैं? सो दे आर इन पैरेलल कम्बिनेशंस, यही इन दोनों का यूज़ है। ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि तीनों को हम अलग अलग से पाथ प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके सबको 220 का पोटेंशियल 220 का कंप्लीट मिलेगा। अब हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है? अगर हर अप्लायंस के लिए एक अलग से बटन मौजूद है, इसका मतलब वो अप्लायंस पैरेलल कम्बिनेशन में ही लगी हुई है। अगर एक ही बटन ऑन करने पर दोनों अप्लायंसेस ऑन हो जाती हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनके दरमियान में दो अप्लायंसेस इकट्ठी हो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उनमें लाइव वायर एक ही है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में एक और भी डिफरेंस है, वो ये कि अगर आपने एक लाइव वायर के अंदर 3 बल्ब्स अटैच कर रखे हों, मतलब कहने का ये है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर 3 बल्ब्स आपने अटैच कर रखे हैं, और इनमें से अगर आप किसी एक बल्ब को भी रिमूव कर दें, सर्किट ऑफ हो जाएगा, तीनों बल्ब्स ऑफ हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इनमें से बेशक 2 को उतार दें, फिर भी तीसरा ऑन रहेगा। क्यों? उसके पास एक अलग से करंट के पाथ का फ्लो, करंट के लिए एक अलग से पाथ है, तो उसमें करंट फ्लो करता रहेगा। सो सीरीज़ कम्बिनेशन में एक प्रॉपर्टी हमने एक और सीख ली कि अगर कोई एक कंपोनेंट बीच में से मिसिंग हो तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कोई कंपोनेंट मिस भी हो जाए, इट डजंट मैटर, करंट विल कीप फ्लोइंग फ्रॉम द अदर पाथ्स, क्योंकि करंट के पास गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं। जब करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो वो कहीं ना कहीं से अपना पाथ एश्योर कर लेता है। तो ये थी जी हमारी सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारी बुक के ऊपर इनका जो टॉपिक है वो बड़ा ब्रीफ सा और बड़ा ही छोटा सा टॉपिक को 8 से 10 लाइंस का लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने चूँकि ये पढ़ लिया तो इसको आपने डिटेल में लिखना इसी तरह ही होगा जिस तरह मैंने आपको समझा दिया। फिर आप इनको समेशन की फॉर्म्स में भी चाहें तो लिख सकते हैं। एक और बात वो ये कि ये जो फार्मूला हमने लिखा, ये हमने इस सर्किट के लिए लिखा। 4th रेजिस्टेंस कोई होती तो 1/R4, 5वीं कोई रेजिस्टेंस होती तो 1/R5 एंड सो ऑन। इसी तरह सीरीज़ में भी R1 + R2 + R3, जब तक 3 रजिस्टर हैं, 4th कोई ऐड हो जाए तो +R4 एंड सो ऑन। इसी तरह हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 5 में ये सीखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, और उसको भी हम देखेंगे। तो रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट हम रख लेते हैं फिर से, ताकि हमें नेक्स्ट टॉपिक में आसानी हो। तो रेजिस्टेंस के लिए एक बात जहन में रखिएगा कि रेजिस्टेंस ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट की वजह से होती है। देखें, सपोज़ हमारे पास ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट के फ़्लो की बेसिक रीज़न है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में से पास करते हैं तो करंट पास होता है। छोटे छोटे यहाँ पर एटम्स भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में एटम्स भी हैं। इलेक्ट्रॉन और एटम के न्यूक्लियस की बात की जाए, द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस दैन द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस।
ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस न्यूक्लियस के बीच में से पास करवाना है। सो व्हाट विल हैपन, होगा ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में से पास करते वक्त इन न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेंगे। इन कोलिजन्स के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी कि जब करंट पास करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ पास करते हैं एंड दे हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इन फैक्ट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी attained by electrons, uniform velocity attained by electrons at a constant potential difference, at a constant potential difference while passing through a conductor in opposite direction to electric field कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स जो अटेन करते हैं जब वो पोटेंशियल डिफरेंस, उनको एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिले और वो ई के अगेंस्ट मूव कर रहे हों, तब इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस सारी बात का मतलब ये है कि आप इस कंडक्टर को अटैच करें बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। बैटरी के टर्मिनल्स को साथ अटैच करने पर अब रियलिटी का केस डिस्कस करें तो रियलिटी के केस में तो इलेक्ट्रॉन्स की बात है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कुछ यूँ फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस कंडक्टर में से मूव करते वक्त जब ये इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो कुछ यूँ होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है, एट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस while passing through the conductor in opposite to E। opposite to E का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में से पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करते हैं। ड्यूरिंग दिस कोलाइजन देयर वेलोसिटी डिक्रीज, क्योंकि टकराने पर वेलोसिटी हमेशा कम होती है और जो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी के कम होने का मतलब दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू पास टू द कंडक्टर, तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब टाइम बढ़ जाता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं करंट की वैल्यू कम हो जाती है। I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। व्हेन टाइम विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो है वो ये कि एक फैक्टर तो रेजिस्टेंस का ये हो गया कि जब टाइम बढ़ेगा करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि कोलिजन्स बढ़ रही हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर टेम्परेचर आ जाती है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से न्यूक्लियस की कोलिजन बढ़ जाती है, न्यूक्लियस की वाइब्रेशंस तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की कोलिजन बढ़ जाएगी। ठीक है, कि जब हम किसी एटम को, किसी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो हीट करने के नतीजे में एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जब उनकी वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी, द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विल इंक्रीज। जब ये कोलिजन्स बढ़ेंगी, अब बार बार टकराव हो रहा है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, देन अगेन इट विल टेक लॉन्गर टाइम, सो वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज, हेंस वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि रेजिस्टेंस इस तरह से डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करती है कि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा हो रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा। क्यों? ये लेयर्स बढ़ जाती हैं न्यूक्लियस की, जब ये लेयर्स बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी वो ये इफ़ेक्ट करेगी एरिया। अब एरिया बढ़ेगा
थिन वायर होती है कम करंट पास करता है, थिक वायर होती है करंट ज़्यादा पास करता है, तो ये इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट चीज़ इसमें हमने टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, फिर मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस भी इस पर इफ़ेक्ट करता है। मटेरियल ऑफ सब्सटेंस का मतलब कि हर एक कंडक्टर की कंडक्टेंस एक जैसी नहीं है, कुछ कंडक्टर्स कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, कुछ कंडक्टर्स ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये बात डिपेंड करती है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी, और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा करंट कैरियर्स उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा करंट कैरियर्स होंगे करंट के पास करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। सो अमाउंट ऑफ करंट विल इंक्रीज। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हमने नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे होंगे वो होगा रेजिस्टिविटी और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। उसमें हम पूरे का पूरा प्रूफ के टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन है और कितना इफ़ेक्ट होता है, सेम उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का इन तीनों फैक्टर्स के साथ, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, सब्सटेंस, ईच एंड एवरीथिंग इसको डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक अरेंज करें। उसका तकरीबन बुक का पेज नंबर है 99 to 100। तो उस पेज नंबर 100 के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। उन्हीं चीज़ों को हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है थोड़ी सी बहुत डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो अपना वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।